हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। जैसे ही कोलकाता में हादसा हुआ है, पूरा देश जानना चाहता है ऐसा क्या हुआ था उस रात जो उस ट्रेनी डॉक्टर को अपनी जान देनी पड़ी। जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, वहाँ पे इस मामले को संज्ञान दिया जाता है कि उस रात क्या हुआ था उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, जो पूरा देश जानना चाहता है। जो पूरे देश के डॉक्टर जिसको भगवान कहा जाता है वो रोड पे उतरे हुए हैं। क्या है, उसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है उनसे सवाल जवाब किया जाता है कि ये जो लाश है ये आपको कब मिली, सुबह मिली या दोपहर में मिली? अगर आपको ये लाश मिली सबसे पहले आपने क्या इस पर एक्शन लिया? उन्होंने बताया हमें ये लाश 6 बजे मिली। इसके बाद में ये भी पूछा जाता है कि जब तुम्हें 6 बजे ये लाश मिली थी तो घर वालों को 3 घंटे वेट क्यों कराया गया? 3 घंटे के बाद घर वालों को लाश क्यों दी गई? क्यों इतनी देर तक अपनी बेटी की लाश उनके घर वालों को नहीं सौंपी गई? साथ ही में ये भी पूछा जाता है कि ये पोस्टमार्टम तुमने कब कराया और क्यों कराया? साथ ही में ये भी बताया जाता है पोस्टमार्टम कराने के बाद तुमने घर वालों को क्यों सौंपा, कितने बजे लाश सौंपा, और तुमने बिना घर वालों की परमिशन से पोस्टमार्टम क्यों कराया। ये भी बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद उनको डेड बॉडी 8:30 बजे सौंपी गई थी घर वालों को। साथ ही में ये भी पूछा जाता है कि एफआईआर दर्ज कब हुई थी, तो ये भी बताया जाता है कि उसी रात के 8:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि भारत का ये पहला ऐसा केस है जो जो इतना हिला हिला देने वाला है। साथ ही में इतिहास का ये पहला केस है जिसमें ये होता है कि ये पोस्टमार्टम पहले होता है, इसके बाद में एफआईआर बाद में दर्ज कराई जाती है। एफआईआर बाद में दर्ज क्यों कराई गई? पहले जब उसकी मृत्यु हुई थी बिना घर वालों की परमिशन के पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? जब पोस्टमार्टम करा दिया गया इसके बाद में 11:45 पे उनकी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज की गई, ऐसा क्यों किया गया? सही तरीका तो यही है जब किसी की लाश मिलती है इसके बाद में एफआईआर दर्ज कराया जाता है, इसके बाद में पंचनामा कराया जाता, फिर पोस्टमार्टम कराया जाता। पर इस केस में तो सब उल्टा ही होता चला जा रहा है। क्या किसी के सबूत छुपाने की कोशिश की जा रही है या फिर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? जब इस केस में सब उल्टा पुल्टा हो रहा था तो कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है उस पर ढेरों सवाल सामने आ जाते हैं। वो ढेरों सवालों के संकट में आ जाती है, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया। जब पुलिस सारे जवाब नहीं दे पाती है तब ये जो रिपोर्ट है ये सीबीआई को सौंपी जाती है। सीबीआई को भी इसमें बहुत प्रेशर देना पड़ता है। सीबीआई भी जांच पड़ताल करती है, सीबीआई भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, पर उसे भी अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है जिससे इस हादसे का पूरा पोल खोला। इस बीच में जो मुख्य आरोपी संजय राय है उससे कई सवाल पूछे जाते हैं, सीबीआई भी पूछती है कई सवाल, लेकिन वो सही से किसी का जवाब नहीं दे पा रहा है, बातों को गुमराह कर रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, सीबीआई का भी दिमाग काट रहा है, लेकिन वो सही से कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। वो सिर्फ इतना ही बता रहा था उस जहाँ पे ये इतनी दर्दनाक मौत हुई वहाँ पे उस हादसे के जहाँ पे ये हादसा वहाँ पे सिर्फ मैं ही था। पर वो क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी को बिल्कुल जो वहाँ की ऑडियो क्लिप है वो वहाँ से वायरल हो जाती है। कोई बताता वहाँ पे 7 लोग थे, कोई बताता वहाँ पे 5 लोग थे, कोई बताता वहाँ पे 10 लोग थे। कोई सही से जानकारी नहीं दे रहा है कि जहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई है वहाँ पे कितने लोग थे, कितने नहीं लोग थे। क्या इसमें कोई संजिश है? 10 बजे रात को खाना खाती है सबके साथ, इसके बाद में क्या डॉक्टरों को ये सारी चीज़ें पता थी? जो उसके साथ स्टाफ के डॉक्टर थे क्या उनको ये सारी चीज़ें पता थी या किसी के प्रेशर में आकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया? लेकिन फिर से हमें इस घटना को एक बार फिर से दोहराते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर उस रात 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से के साथ क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था, क्या वहाँ पे संजय रॉय था या फिर उसके कई साथी भी थे? चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं अपने चैनल पे फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना लेकर के, जो कोलकाता के आरजे कार मेडिकल कॉलेज की है। इस घटना में क्या हुआ आज एक बार मैं आप लोगों के साथ फिर से दोहराने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हुआ, क्या क्या संजिशें रची गई उस ट्रेनी डॉक्टर को मारने के लिए। मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की ये जो घटना है ये एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई है। एक आरजी कार मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 4थी मंजिल पे एक सेमिनार हॉल होता है। सेमिनार जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो चेस्ट मेडिसिन
डिपार्टमेंट की एक हेड स्टूडेंट थी वहाँ पे। वो मतलब कि पहले 36 घंटे ड्यूटी करती है। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वहाँ पे वो जाती है आराम करने के लिए। आरजी खान मेडिकल कॉलेज में चौथी फ्लोर पे जहाँ पे एक सेमिनार रूम था, वहाँ पे अक्सर डॉक्टर आराम करने के लिए जाया करते थे। वहाँ पे वो भी अपना 10:30 बजे अपने जो स्टाफ थे उनके साथ लंच किया। लंच करने के बाद वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए गए। जब रेस्ट करने के लिए गए, उसे क्या पता था कि वो जहाँ पे रेस्ट करने जा रही है वो उसकी आखिरी रात होगी। उसका वहाँ आराम कर रही होती है। 2 या ढाई बजे का टाइम था, वहाँ पे वो आराम करती है। जैसे ही मतलब कि वो रात गुजरती है, वैसे ही वो एक डॉक्टर वहाँ के जो होते हैं वो आराम कर सुबह उसको जगाने के लिए जाते हैं। कहते हैं मैडम उठिए, अब दिन निकल आया है, अब आप अपनी ड्यूटी पे लग जाइए। जब वो डॉक्टर कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर जो थी वो सोई हुई थी। अक्सर लोग जब सोते हैं तो अपने फेस पे ऐसे ही हाथ रख लेते हैं तब सोते हैं। उसको लगा कि अभी ये ट्रेनी डॉक्टर जो है ये अभी सो रही है। वो इतना कह करके सो रही है, तो वो वापस चला आया। उस इसके बाद में थोड़ी देर बाद जब दूसरा स्टाफ जाता है, जब वो देखता है कि वो ट्रेनी डॉक्टर मतलब खून से लथपथ थी और उसका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था, वहाँ पे पड़ा हुआ था। जब वो देखती है ये हादसे, तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दौड़ करके जा करके वहाँ पे पूरे डॉक्टर को बताती है, पूरे स्टाफ को बताता है। वो स्टाफ यहाँ से जाता है तो पूरे धीरे धीरे पूरे स्टाफ को बताता है। जब ये बात पूरे स्टाफ में फैल जाती है, तब सब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या, क्यों इतनी दरंगी तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर को मारा गया। ऐसे ही सभी लोग बारी बारी जा करके देख रहे थे। जो कोई जाता था सब कोई यही जानना चाहते थे, सब कोई पास से देखना चाहता था कि उस ट्रेनी डॉक्टर से के साथ क्या हुआ। पूरे डिपार्टमेंट में पूरे स्टाफ में ये बातें फैल गई थी। कोई ये नहीं जानता था कि ये जो आसानी से अभी ये मामला है ये जाकर के कुछ ही घंटों में, कुछ ही सेकंडों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैल जाएगा। इतनी तेजी से फैलेगा कि ये सूचना प्रिंसिपल को दी गई। प्रिंसिपल ने भी इस मतलब मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, वो भी आसानी से कहकर टाल दिया। उसने कोई उस पर ना कोई एफआईआर दर्ज कराया या फिर कुछ नहीं, ना वो जाकर के देखा कहीं भी। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह पे फैलने लगा, तब वो जाकर के वहाँ पे देखता है कि कुछ स्टाफ उस फोटो को दिखाते हैं, कहते हैं सर ये फोटो देखिए, यहाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है। जब वो संदीप घोष जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, जब संदीप घोष वहाँ पे जाते हैं, तब 10:53 पे परिवार को ये सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है, आप जल्दी से आ जाइए। फैमिली को बात पता चलती है तो फैमिली वाले भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि रात के 11 बजे अभी तो बात हुई थी मेरी बेटी से रात में, अब इतनी जल्दी वो बीमार कैसे होगी। रात में तो उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि उसकी तबीयत खराब है। जब घर वालों को ये पता चलता है कि बेटी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में अगर है तो वो बीमार कैसे हो सकती है। जब परिवार वालों की परेशानियां बढ़ गई, जब ऐसी परेशानी बढ़ी तो पिता ने अपनी बेटी को फ़ोन किया। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कॉल किया। 4 बार जब उसने कॉल किया तब उसको पता चलता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब फैमिली वालों को जब चौथी बार फ़ोन उठता है, जब फैमिली वालों को बताया जाता है कि आपकी बेटी जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब ये घर वालों को सूचना मिलती है तो जो फैमिली वाले घर वाले होते हैं वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो आस पड़ोस के लोग थे उनको भी ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जब वहाँ पे हॉस्पिटल जाकर के पहुँचते हैं, जब वहाँ की जो सिचुएशन देखते हैं, इसके बावजूद भी उनको 3 घंटे तक रोका गया। 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने के लिए रोका गया। किस बाप को भाई 3 घंटे उनकी बेटी से मिलने के लिए रोका गया, किस हक से रोका गया। जब ये सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस और स्टाफ और ये प्रिंसिपल जो वहाँ के होते हैं, क्या अपनी बीच में खिचड़ी पका रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपस में वो लोग खिचड़ी पका रहे थे कि अगर ये मामला यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाएगा तो कितनी बदनामी होगी। लेकिन परिवार को अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत होती है, इसलिए वो बार बार सिर्फ न्याय की ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए जो सरकार ने उनको आर्थिक मदद के लिए भी बोला था, लेकिन उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। कहा कि मुझे ऐसी कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुआवजा लेकर के क्या करूँगी, मेरी इकलौती बेटी है, जो भी कातिल है इसकी स्पष्ट तरीके से जाँच होनी चाहिए और मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे ही बात होती है और इसके बाद में जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है तब पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू करती है। तब पुलिस को लगता है कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। जब ये पुलिस को लगता है तब ये जो मामला है ये पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाता है। आईटी गठन कर दी जाती है। देखा जाता है कि ये मामला पुलिस से इन सभी चीज़ों की जांच कर रही थी। जब वो पुलिस सेमिनार हॉल में जाती है तो मुझे ऐसा एक सुराग मिलता है जो होता है ब्लूटूथ जो होता है, जो अक्सर लोग अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसका मिलान किया जाता है आखिर ये ब्लूटूथ किसका, क्योंकि वो ब्लूटूथ ट्रेनी डॉक्टर का नहीं था। जब इसका मिलान किया जाता है तो एक ऐसा शख्स जो वहाँ पे संजय रॉय होता है उसका निकलता है वो ब्लूटूथ।
संजय रॉय होता है उसका हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता है, जो सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा था, और उसका वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर के पास ब्लूटूथ भी मिलता है। जब उस जहाँ पे वो रह रहा था, जब उसके कमरे को जब देखा जाता है, उसमें पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो वहाँ पे पता चलता है उसके जो जूते थे वो भी खून से लथपथ थे। महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा होता है उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, आंख से भी खून निकल रहा था। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 16 गंभीर चोटों के भी निशान पाए गए हैं, जिसमें कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है। पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी। 9, 10, 11 और 12 अपनी जांच कर ही रही थी। जैसे ही ये हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया कि पुलिस इतनी गंभीरता से इस मामले की जांच नहीं करी, क्योंकि ये याचिका मतलब कोर्ट में दायर की गई थी उसके परिवार की तरफ से। पुलिस चाहे जहाँ की भी हो, चाहे यूपी की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे जहाँ की हो, पुलिस शुरुआत में है सारे मामलों को ऐसे ही इतनी गंभीरता से नहीं लेती है, जैसे नॉर्मल सारे केस होते हैं वैसे ही लेती है। पुलिस को ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। इसी कारण रहता है कि पुलिस से इतनी लापरवाही से जांच करने के पड़ताल, इसीलिए ये सारे केस सीबीआई को सौंपे जाते हैं। मामला सीबीआई तक पहुंच जाता है। 14 तारीख से सीबीआई इस पे जांच पड़ताल अपनी करना शुरू कर देती है। इसमें जो मुख्य मुजरिम होता है संजय रॉय, वो मतलब कि हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल आने के बाद में वो मतलब अपनी फ्रेंड के साथ आता है, और इसके बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ आकर के थोड़ी देर बैठता है। इसके बाद में जो उसका दोस्त होता है वो वहाँ से चला जाता है। संजय रॉय अपने हॉस्पिटल में घूमता है, क्योंकि संजय रॉय वहीं का एक स्टाफ था, इसलिए उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। वो जहाँ भी चाहता था वहाँ जाता था, जहाँ भी उसका जो मन करता तो उसे कोई रोकता नहीं था। जैसे ही वो चौथी मंजिल पे पहुंचता है संजय रॉय, वो मतलब अचानक से वो सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है, जैसे ही वो सेमिनार हॉल के अंदर जाता है, वो देखता क्या है, जो ट्रेनी डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर हैं, वो आराम कर रही हैं, सेमिनार में सो रही हैं। देखता है वो ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे उस डॉक्टर के साथ जो इतना गंदगी तरीके से, इतना बेरहमी तरीके से काम किया है, वो जाकर के सोशल मीडिया पे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तमाम अखबारों के द्वारा पता चलता है। ये सारी चीज़ें जब अखबारों में आ जाती हैं, उसमें पता चलता है कि जिस तरीके से उनको मारा गया है, पीटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया है, रेप किया गया है। जब सीबीआई से पूछती है, अपने सवाल जवाब में पूछती है, तो ये बताता है, सर मुझे ये भी नहीं मालूम है कि जब मैं उसका बलात्कार कर रहा था कि वो जिंदा थी या मर गई थी, क्योंकि वो उसको इतनी बुरी तरीके से मारा था। जैसे वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, उसकी गर्दन की जो हड्डी होती है उसको उसने तोड़ दिया था। इस वजह से उसकी आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जा पा रही थी। ये बॉक्सर होता है, ये अपनी पूरी ताकत लगा करके महिला की गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। इसके बाद में जब वो महिला चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोशिश करती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिला होती है, पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर होती है, जब वो मतलब उसका विरोध करती है, तब उसके मुंह को वो शीशे पे रगड़ देता है। जैसे ये सब होता है तो देश पूरा पल पल की खबर लेने के लिए पूरा देश यही इस पे नजरें गड़ाए हुए, उस रात क्या हुआ था उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, क्यों उसे इतनी दरिंदगी तरीके से मारा गया। पहले तो इसे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया एक याचिका के आधार पर। इसके बाद में ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और जब हाई कोर्ट तक ये याचिका पहुंची, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो हाई कोर्ट ये जानना चाहता था कि आखिर पुलिस ने इस पे क्या कार्यवाही की है, क्या नहीं की है। इसके बाद में 22 अगस्त 2024 को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट देनी। सीबीआई से भी ये पूछताछ की गई कि अभी तक तुमने इस केस में क्या जांच पड़ताल की है। जब सवालों के घेरे में जब पश्चिम बंगाल की सरकार होती है, पूछा जाता है लाश कब मिली थी, तब वहाँ पे बताया जाता है लाश 6 बजे मिली थी। इसके बाद में ये पूछा जाता है पोस्टमार्टम कब कराया गया, तो बताया जाता है पोस्टमार्टम 2 या 4 के बीच में कराया गया था, 2 घंटे के बाद में पोस्टमार्टम कराया गया था। सवाल ये भी किया जाता है कि जब माँ और उसके पापा जब अपनी बेटी से मिलने आते हैं, तो उन्हें 3 घंटे के लिए क्यों रोक करके रखा जाता है। अपनी बेटी से मिलने के लिए उन्हें 3 घंटे तक क्यों रोका जाता है। यह कहाँ का अधिकार है कि अपनी बेटी को 3 घंटे के लिए रोका जाए। जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, उन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया, अपना नैतिकता के आधार पर वहाँ से इस्तीफा क्यों दिया, क्यों उन्होंने तुरंत पुलिस को ये सारी जानकारी नहीं दी। साथ ही उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। साथ ही में ये भी पूछा जाता है कि तुमने उनके परिवार को उनकी बेटी कब सौंपी थी।
उन्होंने बताया कि 4:30 बजे के बाद 4:30 बजे के करीब मैंने उनकी बेटी को पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी बेटी को उनको सौंप दिया था। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि एफआईआर बाद में क्यों दर्ज कराया गया। बाद में ये भी पूछा जाता है कि तुमने एफआईआर दर्ज कब करवाया, तो वो बताते हैं कि 11:45 पे, उसी रात को 11:45 पे मैंने एफआईआर दर्ज करी थी। साथ ही में ये भी बताया जाता है जो एफआईआर है, नॉर्मल एफआईआर होती है, वो पहले ही दर्ज करवा दी गई थी। इसके बाद में जो एफआईआर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही दर्ज करवाई गई थी। वहीं पर ये पश्चिम बंगाल की सरकार, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस होती है, वो तमाम सवालों के घेरे में घिर जाती है। साथ ही में ये भी दावा किया जाता है, इतिहास का ये ऐसा केस है, ऐसा पहला केस है जिसमें मर्डर होता है, इसके बाद में पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ऐसा क्यों हुआ है? क्यों बंगाल सरकार ने इसमें, क्या बंगाल सरकार की इसमें क्या कोई साजिश थी जो पोस्टमार्टम होने के बाद में एफआईआर दर्ज कराई गई है? लेकिन यहाँ पे ये जो मामला था ये बहुत उलट पुलट हो रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये जो मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा। हर कोई इसके पीछे की कहानी जानने के लिए कोशिश करेगा। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी। 12, 13, 14, 15 को सीबीआई ने ये मामला लिया था, लेकिन उसको 22 अगस्त 2024 को उसको रिपोर्ट बना करके कोर्ट पे पेश कर सीबीआई जो है ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और आज 22 सीबीआई जो अपनी जांच पड़ताल कर रही है उसमें उसने मुख्य 2 ही आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया। पहला मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है, दूसरा आरोपी संदीप घोष जो वहाँ का प्रिंसिपल है। वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष। उनको मतलब कि वो इस मामले को दबाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। जब इस चीज़ की उनको सूचना दी गई थी तब वो 2 या 2-2.5 घंटे के बीच बाद में वहाँ सेमिनार हॉल में पहुँचे थे। इसके बाद में उन्होंने पुलिस को भी बहुत लेट सूचना दी थी, क्योंकि 3 या 4 घंटे के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, क्योंकि वो वहाँ से इस्तीफा भी दे चुके थे। किस लिए इस्तीफा दिए थे? नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन संदीप घोष ने इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि अभी सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई अपनी जांच में खुद बताएगी उन्होंने अभी तक क्या क्या सबूत वहां पे संजय रॉय ने और जो संजय रॉय है वो तो अपने तरफ से बोल ही रहा है, कह रहा है कि हाँ मैंने ये हत्या किया, मैंने ये रेप किया है। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप घोष से जो है वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। साथ में ये भी खबर आई है कि संजय रॉय की पोलोग्राफी टेस्ट होगा। पोलोग्राफी टेस्ट कराने का ये फायदा रहता है, पोलोग्राफी टेस्ट संजय रॉय का होगा। पोलोग्राफी टेस्ट कराने का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि उसने कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, क्या सही है, क्या गलत है, वो पोलोग्राफी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं आगे की बात करूं, जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है वो एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। वो जाते हुए भी दिखाई देता है और वो आते हुए भी सीसीटीवी में दिखाई देता है। पे एक ही सीसीटीवी है, अदर वहाँ पे कोई सीसीटीवी है नहीं, उसमें यही संजय रॉय दिखाई देता है। इस मामले में यही पता चलता है कि जो मुख्य आरोपी है वह संजय रॉय ही है। जैसे ही ये बात मतलब मुख्य आरोपी संजय रॉय है, और वैसे ही एक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित होती है कि जो सीमन की बात होती है उसमें 150 mm, उसमें 151 mg सीमन मिला है। इसमें कुछ मतलब कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये एकदम तरीके से अभी संजय रॉय ने पूरी तरीके से इसको कबूला नहीं है। साथ में ये ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टर 1 महिला साथ में खाना खाते हैं। इसमें कभी 7 डॉक्टर की ऑडियो क्लिप के बारे में आता है, कभी 12 डॉक्टर की ऑडियो क्लिप के बारे में आते हैं। उसमें ये होता है कि 7 डॉक्टर ने उसके साथ पहले खाना खाया, इसके बाद में उसके साथ मारपीट किया, इसके बाद में जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय उसको वहाँ पे भेज दिया। लिख रहे हैं, लिखने वालों ने भी पूरी तरीके से सीबीआई को बोला है कि ये जो लिख रहे हैं इनकी भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि इस कहानी में मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसा ही जो ये पूरा किस्सा है, जो पूरी कहानी है, जो इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, ऐसा ही हाल 2008 में पूरी तरीके से पुलिस और सीबीआई जांच कर रही है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या मुख्य आरोपी तक पुलिस और सीबीआई जांच पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों से भी इतना ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने घर के बच्चों को देखिए।